नमस्कार छात्राओं, मैं डॉक्टर रंजीता गर्ग, सहायक आचार्य समाजशास्त्र, सेठ मुरलीधर मानसिंगकर राजकीय कन्या महाविद्यालय भीलवाड़ा। आज के इस वीडियो में हम हमारे अपने समाज यानी भारतीय समाज एवं उसकी संस्कृति की प्रमुख विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भारतीय संस्कृति को विश्व की सर्वोत्तम संस्कृतियों में से एक माना जाता है। हमारे देश की संस्कृति की, उसकी सामाजिक विशेषताओं की अपनी एक अलग पहचान है पूरे विश्व में। भौगोलिक दृष्टि से देखा जाए या जनसंख्यात्मक दृष्टि से देखा जाए, धार्मिक ऐतिहासिक दृष्टि से देखा जाए, भाषाई सांस्कृतिक दृष्टि से देखा जाए, हर दृष्टिकोण से भारतीय समाज एवं संस्कृति अपनी विशेषताओं के कारण पूरे विश्व में एक विलक्षण स्थान रखती हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारतीय राज्य है हमारा भारत भूमि जो है उसके प्राकृतिक भागों के बारे में, यानी भारतीय भूमि किस प्रकार से अलग अलग प्राकृतिक भागों में विभक्त है। भारत जो है आपको पता है एशिया महाद्वीप का एक भाग है जो कि उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 40वां भाग है तथा विस्तार की दृष्टि से संसार में भारत का 7वां स्थान माना जाता है। भारत की प्राकृतिक सीमाएं कुछ इस प्रकार से हैं कि वो उसे अन्य देशों से अलग अलग करती है। भौगोलिक दृष्टि से हम ओवरऑल अगर देखें तो हम भारत के पूरे ज्योग्राफिक लोकेशन को 5 प्राकृतिक भागों में बांट सकते हैं। उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र जो आप इस पिक्चर में देख सकते हैं, द हिमालयन रेंज जो है ऊपर, गंगा सिंधु का मैदान यानी द नॉर्दर्न प्लेन्स जो मैदानी क्षेत्र है वो, दक्षिण का पठार डेक्कन प्लेट्यू जिसे कहा जाता है, राजस्थान का मरुस्थल जो इंडियन डेजर्ट आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तथा समुद्र तटीय मैदान जिसमें ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स आदि आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे उत्तर के पर्वतीय प्रदेश के बारे में। उत्तर में कश्मीर से नेफा तक 1600 मील लंबी एवं 150 से 200 मील चौड़ी हिमालय की पर्वतमालाएं फैली हुई है। इनमें अनेक दर्रे, ऊंची चोटियां एवं घाटियां हैं। साथ ही विश्व का जो सर्वोच्च शिखर है एवरेस्ट, वो भी इन्हीं पर्वतमालाओं में स्थित है। हिमालय पर्वत श्रेणियों ने सदैव ही बाह्य आक्रमणकारियों से देश की रक्षा की है, क्योंकि वो इतनी ऊंची है कि उसको क्रॉस करके आना हमेशा से आक्रमणकारियों के लिए बहुत टफ रहा है। इस क्षेत्र में अनेक धार्मिक, दार्शनिक, प्राकृतिक एवं स्वास्थ्यवर्धक स्थान हैं जहां प्रतिवर्ष हजारों पर्यटक एवं तीर्थयात्री आते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, ऋषिकेश, मानसरोवर, कैलाश पर्वत, ये सारे कुछ ऐसे स्थान हैं जो कि धार्मिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व रखते हैं। इसके अलावा कुछ बहुत ज़्यादा जो टूरिस्ट प्लेस के रूप में इम्पॉर्टेंट माने जाते हैं, अल्मोड़ा, कश्मीर, नैनीताल, मंसूरी, दार्जिलिंग, वो सब भी उत्तर के पर्वतीय प्रदेश में ही आते हैं। साथ ही साथ बहुत सारी नदियों का ये उद्गम स्थल है। गंगा, यमुना, सरयू, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, अनेक नदियाँ जो है वो यहीं से जन्म लेती है। इसके अलावा उत्तर का पर्वतीय प्रदेश जो है वो हमें बहुत कीमती लकड़ियाँ, जड़ी बूटियाँ, खाद्य पदार्थ और अनेकों प्रकार की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में भी मदद करता है। यहाँ बहुत सारी जनजातियाँ भी रहती हैं। गंगा सिंधु का मैदान जो है वो हिमालय से लेकर दक्षिण पठार के बीच का मैदानी भाग जो है उसे कहा जाता है, जो गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र तथा सतलज नदियों के कारण बहुत अधिक उपजाऊ है। यह मैदान 2400 किलोमीटर लंबा है और 240 से 320 किलोमीटर चौड़ा है। देश की लगभग 40% जो पॉपुलेशन है वो इसी क्षेत्र में निवास करती है। यह क्षेत्र भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति का उद्गम स्थल एवं बाह्य संस्कृतियों का संगम स्थल भी माना जाता है। राजनीतिक, सामाजिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं ऐतिहासिक दृष्टि से इस क्षेत्र का बहुत अधिक महत्व है। वैभवशाली कई साम्राज्य एवं विशाल नगरों की यहाँ पर स्थापना हुई है और कृषि जो है वो यहाँ पर प्रमुख रूप से प्रमुख व्यवसाय है। दक्षिण का पठार जो है, भारत का दक्षिणी भाग प्रायद्वीप है जो कि एक पठारी प्रदेश है तथा 3 ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। इसके आकार जो है वो एक त्रिभुज के समान देखा जा सकता है।
यह भाग देश का प्राचीनतम भाग माना जाता है और यहाँ पर अनेक बहुमूल्य धातुएं पाई जाती है। प्राचीन समय में बहुत जो महत्वपूर्ण साम्राज्य थे जैसे पल्लव, चोल, चालुक्य, ये सब यहीं पर स्थापित हुए थे। द्रविड़ संस्कृति की भी यहाँ प्रधानता रही है तथा मराठों की कर्म भूमि के रूप में भी इस क्षेत्र को जाना जाता है। राजस्थान का मरुस्थल गंगा की घाटी के पश्चिम की ओर एक बिल्कुल शुष्क रेतीला भाग है जिसे हम थार के मरुस्थल के रूप में भी देखते हैं। रेगिस्तान होने के कारण ही सिंध से उत्तर की ओर विदेशियों के आक्रमण यहाँ पर विफल होते रहे हैं। वर्षा की कमी के कारण ये क्षेत्र उपजाऊ नहीं है इतना, परंतु जो राजपूत राजा जो रहे हैं उनकी आन बान शान और बलिदान के कारण ये जो क्षेत्र है ये जग प्रसिद्ध रहा है। जौहर की एवं सती की प्रथा भी हम यहाँ पर देखते हैं। समुद्र तटीय मैदान जो है वो दक्षिणी पठारी प्रदेश के पूर्व और पश्चिम में समुद्र तटीय मैदान है। पश्चिम के समुद्र तटीय भाग को कोंकण या मालाबार कहते हैं और यह भाग पूर्वी तट की अपेक्षा कम चौड़ा है। जो ईस्टर्न घाट्स और वेस्टर्न घाट्स की हमने बात की थी, यहाँ के प्रसिद्ध बंदरगाह जैसे मुंबई, सूरत, सोपारा, कालीकट, कोच्चि, गोवा, चेन्नई, विशाखापट्टनम आदि हैं। दक्षिणी पठारी भाग का ढाल पूर्व की ओर होने से दक्षिण की सभी नदियां पूर्वी समुद्र तट से होकर समुद्र में गिरती हैं। तो ये कुल मिलाकर भारत की भौगोलिक संरचना है जिसको हम 5 प्रमुख भागों में बांटते हैं। भारतीय सभ्यता और संस्कृति में अनेकों ऐसी विशेषताएं रही है जिसके कारण पूरा विश्व जो है वो भारत की तरफ हमेशा से आकर्षित रहा है। हम यहाँ पर कुछ प्रमुख विशेषताओं की बात करेंगे। पहला है प्राचीनता एवं स्थायित्व। भारतीय संस्कृति की एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता ये है कि यह संस्कृति विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियों और समाज व्यवस्थाओं में से एक है। मिस्र, सीरिया, बेबीलोनिया, यूनान, रोम और भारत की संस्कृतियां विश्व की प्राचीनतम संस्कृतियां थी, परंतु समय के साथ साथ विश्व की अन्य प्राचीन संस्कृतियां नष्ट हो गई और उनके सिर्फ अवशेष हम देख सकते हैं। परंतु हजारों वर्ष बीत जाने के बावजूद भी भारत की संस्कृति अभी भी जीवित है। अभी भी वैदिक धर्म को हम मानते हैं। बुद्ध और महावीर के उपदेशों को हम पूरे भारत में जान सकते हैं, समझ सकते हैं। आध्यात्मवाद, प्रकृति पूजा, सत्य और अहिंसा की भावना, ये सारी चीज़ें जो है ये देश के लोगों को आज भी प्रेरित करती है। दूसरा है सहिष्णुता। भारतीय संस्कृति की एक महान विशेषता ये रही है कि इसमें बहुत सहिष्णुता है। भारत में सभी धर्मों, जातियों, प्रजातियों एवं संप्रदायों के प्रति उदारता, सहिष्णुता एवं प्रेम भाव पाया जाता है। यहाँ पर कोई भी कठोरता या द्वेष भाव नहीं है। अनेक विदेशी संस्कृतियों का भारत में समय समय पर आगमन हुआ, उन्हें यहाँ पे फलने फूलने का अवसर भी मिला। किसी भी संस्कृति का दमन यहाँ पर नहीं किया गया और ना ही किसी और समूह पर अपनी संस्कृति को थोपा गया। यही कारण है कि अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों की संस्कृतियां भारत में समान रूप से विद्यमान है। एक और महत्वपूर्ण विशेषता है समन्वय की भावना। भारतीय संस्कृति की उदार एवं सहिष्णु प्रकृति के कारण ही इसमें विभिन्न संस्कृतियों का समन्वय पाया जाता है, यानी सभी को मिक्स्ड अप होने का मौका यहाँ पर मिलता है। भारतीय संस्कृति वह समुंदर है जिसमें विभिन्न संस्कृति रूपी जो अलग अलग नदियाँ हैं वो अपना पृथक अस्तित्व समाप्त कर कर विलीन हो गई हैं। भारतीय संस्कृति में हम जनजातीय, हिंदू, मुस्लिम, शक, हूण आदि सभी संस्कृतियों के प्रभाव को देख सकते हैं, परंतु इस समन्वय और एकता के कारण भारतीय संस्कृति जो है वो अभी भी अक्षुण्ण बनी हुई है। आध्यात्मवाद जो है वो भी भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण अंग है। भौतिक सुख और भोग लिप्सा को यहाँ पर कभी भी जीवन का ध्येय नहीं माना गया। आत्मा और ईश्वर के महत्व को स्वीकारा गया और शारीरिक सुख के स्थान पर मानसिक एवं आध्यात्मिक आनंद को सर्वोपरि माना गया है। भोग और त्याग का एक सुंदर समन्वय हम भारतीय संस्कृति में देख सकते हैं। यही कारण है कि भारतीय संस्कृति में धर्म की प्रधानता भी रही है। धर्म प्रधान संस्कृति भारतीय संस्कृति को माना जाता है। धर्म के द्वारा मानव जीवन के प्रत्येक व्यवहार को नियंत्रित करने का प्रयास किया गया है।
भारतीय समाज एवं संस्कृति के विभिन्न अंगों पर धर्म की स्पष्ट छाप हम देख सकते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक, सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक, हर जो भी कृत्य मनुष्य करता है, जो भी कार्य करता है, उसमें कहीं ना कहीं धार्मिकता का प्रभाव देखा जा सकता है। परंतु भारतीयों का धर्म जो है वो संकुचित धर्म नहीं है, बल्कि मानवतावादी धर्म है, जिसमें सभी जीवों के कल्याण की, क्षमा की और दया की भावना पर विश्वास रखा जाता है। अनुकूलनशीलता की भावना भी भारतीय संस्कृति में हमेशा विद्यमान रही है। इसमें समय के साथ परिवर्तन होने की अद्भुत क्षमता है, यानी अडॉप्ट कर लेती है भारतीय संस्कृति किसी भी नई सिचुएशन को, किसी भी नए जो चेंजेस होते हैं उसके अनुसार उसको अडॉप्ट करना और अपने आप में एक फ्लेक्सिबिलिटी के आधार पर परिवर्तन लाना, ये भारतीय संस्कृति की बहुत महत्वपूर्ण विशेषता रही है। भारतीय परिवार, जाति, धर्म एवं संस्थाएं जो है ये समय के साथ अपने आप को अनुकूल बनाते रहे हैं। यही कारण है कि उनका कभी भी विघटन नहीं हुआ, बल्कि विकास ही हुआ है। संयुक्त परिवार जो है ये भारत की एक विलक्षण विशेषता है, जो कि विश्व के किसी भी अन्य समाज में नहीं पाई जाती। संयुक्त परिवार व्यवस्था का प्रचलन भारत में आदिकाल से रहा था। इसके अंतर्गत 3 या 4 पीढ़ियां या उससे अधिक पीढ़ियों के सदस्य एक साथ निवास करते हैं। सामूहिक उनकी संपत्ति होती है, सामान्य पूजा होती है और सभी सदस्य परिवार के एक मुखिया के अधीन होते हैं। संयुक्त परिवार व्यवस्था जो है वो भारतीय समाज की एक महत्वपूर्ण व्यवस्था माना जाता है, क्योंकि इसमें सामूहिक हित, पारिवारिक हित को अधिक महत्व दिया गया है और व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत स्वार्थ संयुक्त परिवार व्यवस्था में बिल्कुल भी नहीं होता। जाति व्यवस्था भी एक बहुत महत्वपूर्ण विशेषता है भारतीय संस्कृति की, जो कि अन्य समाजों में नहीं देखी जा सकती। पहले आपको जैसे हमने पढ़ा था वर्ण व्यवस्था के बारे में, तो 4 वर्ण थे अति प्राचीन काल में, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, जो कि कालांतर में धीरे धीरे जाति के रूप में विकसित हो गए। जाति व्यवस्था पूरे समाज को कई छोटे छोटे उपभागों में बांटती है। जाति की सदस्यता जन्म पर आधारित होती है। प्रत्येक जाति की समाज में एक विशिष्ट स्थिति होती है, उनके अपने खान पान और सामाजिक सहवास से संबंधित नियम होते हैं और जाति एक अंतर विवाही समूह होता है जिसका अपना एक परंपरागत व्यवसाय होता है। जाति पंचायतें जो होती है वो जाति संबंधी नियमों का पालन करवाती हैं। कुल मिलाकर जाति व्यवस्था भारतीय समाज में एक अपने आप में एक प्रकार्यात्मक व्यवस्था के रूप में भी विकसित हुई, क्योंकि इसके आधार पर लोगों को एक सुरक्षा की भावना का भी एहसास होता है। उनको व्यावसायिक सुरक्षा मिलती है, आर्थिक सुरक्षा मिलती है, साथ ही साथ व्यक्ति को अपने जीवन में आगे क्या करना है उसके बारे में पहले से ये व्यवस्था बताती है। तो जाति व्यवस्था भारतीय समाज की एक बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, जो कि विश्व के किसी अन्य समाज में इस स्वरूप में नहीं पाई जाती। एक और सबसे अधिक महत्वपूर्ण विशेषता जो है भारतीय समाज की, विविधता में एकता। इस विषय पर हम डिटेल में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे, क्योंकि भारतीय संस्कृति जो है उसमें अत्यधिक विविधता हम देख सकते हैं। जब हमने अभी बात की कि भारतीय समाज ने अनुकूलनशीलता रखी है, सहिष्णुता रखी है, सभी धर्मों को, सभी जातियों को समन्वय का आधार प्रदान किया है, यही कारण है कि भारतीय समाज में हमें बहुत अधिक विविधता देखने को मिलती है। भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, जो हमने भौगोलिक पर्यावरण डिस्कस किया था जिसमें 5 प्रमुख भाग हैं, उन सभी आधारों पर अगर हम देखें तो भारतीय समाज में बहुत अधिक विविधता है। भारतीय समाज के लोग बहुत सारी भाषाएं बोलते हैं, अनेक धर्मों का पालन करते हैं, अनेक प्रकार के नियमों को फॉलो करते हैं, अनेक जातियों में विभाजित हैं। यानी सांस्कृतिक आधार पर देखा जाए तो भारतीय समाज में बहुत अधिक विविधता हम देख सकते हैं। परंतु उसके बावजूद कुछ ऐसे सूत्र हैं जो कि इन विविध प्रकार के जो तौर तरीके हैं उनको फॉलो करने वाले भारतीयों को भी एकता के सूत्र में बांधते हैं। यानी कुछ ऐसी मौलिक विशेषताएं हैं भारतीय समाज में ही अंतर्निहित, जिसके कारण विविधता होने के बावजूद भी हम सभी एकजुट हैं और एक राष्ट्र के रूप में, एक राष्ट्र के नागरिक और एक राष्ट्र के सदस्य के रूप में अपनी पहचान रखते हैं। तो भारतीय समाज जो है ये बहुत सारी विशेषताओं का एक मिला जुला
स्वरूप हमें देखने को मिलता है यहाँ पर। यही कारण है कि भारतीय समाज विश्व के अन्य समाजों से श्रेष्ठ भी माना जाता है और भारतीय समाज एवं संस्कृति को विश्व में एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान मिला हुआ है।